All right, let's start with our practical questions of accounting equation. So I have divided this video in two parts. The first video will have simple questions and the second part of this video will have difficult questions. तो पहली वीडियो में मेरे पास बेसिक क्वेश्चंस हैं. मैंने 7 बेसिक क्वेश्चंस लिखे हैं कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे एंड किस तरीके से आप एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करोगे आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लिए हैं. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से. ओके, सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,50,000. तो मतलब उसने बिजनेस स्टार्ट किया विद 1,50,000. किसने? राकेश ने. अब सबसे पहली चीज रूल नंबर 1 याद रखो कि एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव 2 एस्पेक्ट. 2 एस्पेक्ट होंगे. अब यहाँ पे उसने कैश से स्टार्ट करा 1,50,000 से. ठीक है, और ये इसकी कैपिटल है. मैं स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ कि कैपिटल का क्या मीनिंग है. जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस ओनर करता है वो उसकी कैपिटल कहलाती है. सो बेसिकली अब कैपिटल में तो ये 1,50,000 आ जाएगा, तो मैं यहाँ प्लस कर दूंगी 1,50,000 इन कैपिटल. ठीक है, ये सारी चीजें रुपीज में है, ये भी रुपीज में होगा एंड ये भी रुपीज में होगा. तो विद कैश, अब कैश से स्टार्ट किया है. 2 एस्पेक्ट क्या हो गया, एक कैपिटल हो गई और कैश हो गया. सिंस कैश से स्टार्ट हुआ है तो कैश हमारे लिए एसेट है, तो कैश में मेरा आ जाएगा प्लस 1,50,000. तो अब मैं इस ट्रांजैक्शन के बाद देखूं तो मेरा यहाँ पे 1,50,000 इक्वल आ रहा है. लायबिलिटी मेरी कोई भी नहीं है, प्लस 0 हो गया एंड इज इक्वल्स टू प्लस 1,50,000. तो मेरा यहाँ पे 1,00,000 असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आ रहा है आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन. कैश मेरे लिए एसेट है इसलिए मैंने कैश में ऐड कर दिया एंड कैपिटल में वो ऐड हो गया. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है मेरी, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश 20,000. अब यहाँ पे भी 2 चीजें हैं, फर्नीचर है और कैश है. फर्नीचर आया किसके बदले, कैश गया. तो मतलब कैश 20,000, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा कैश गया है. फर्नीचर लेकर कैश गया ना, तो मेरे पास जितना भी अमाउंट कैश में था 1,50,000 वहां पे मैं कर दूंगी -20,000 या फिर ब्रैकेट में लगा दो. ब्रैकेट का मतलब भी यही है कि तुमने माइनस करा है. एंड फर्नीचर मेरे लिए अब मेरी कंपनी में यूज होगा फर्नीचर, तो मेरे लिए वो एक एसेट हो गया. तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगी फर्नीचर, दैट विल बी प्लस 20,000. अगर आप देखो इसका इफेक्ट नील ही आ रहा है. अच्छे से फॉर्मेट जो भी है वो अपने आप खुद कर लेना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि क्या माइनस होगा क्या प्लस होएगा. माइनस प्लस 20,000 0 आ गया, इफेक्ट नल हो गया. लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में हमने कुछ नहीं किया, सो इट मीन्स दिस एसेट साइड इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रॉम ऑन क्रेडिट, दैट इज ₹25,000. गुड्स परचेज करे. अब इसमें 2 चीजें हैं, गुड्स परचेज करे किससे, राम से, किस पे, क्रेडिट पे. मेरे पास आया क्या, गुड्स. क्या मैं फर्नीचर मैंने लिख दिया, गुड्स को मैं बोलूंगी स्टॉक, क्योंकि गुड्स वो कहलाते हैं जिसका तुम बेसिकली बिजनेस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना स्टेशनरी की दुकान है मेरी, तो मेरे पास मैंने स्टेशनरी की चीजें खरीदी तो वो मेरे लिए गुड्स कहलाएगी, वो मेरे लिए एक स्टॉक हो जाएगा. तो इसलिए हम अकाउंट्स में गुड्स को स्टॉक लिखते हैं. तो आया है तो मेरा एसेट साइड में प्लस स्टॉक भी इंक्लूड हो जाएगा, और कितना, 25,000 का. अब ऑन क्रेडिट है, अब मेरे लिए राम मेरे लिए क्रेडिटर हो गया. तो क्रेडिटर कौन है, पैसा देना है उसको, तो वो मेरे लिए एक लायबिलिटी हो गई. तो यहाँ पे मेरा क्रेडिटर में एक हेडिंग डाल दूंगी, ये हो गया प्लस 25,000. बाकी सब 0 हैं, 0 डाल लेना अपने आप, और फिर से ये वाली साइड एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल हो गई. सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर 14,000. अब गुड्स कितने के थे, 10,000 के. अब बेचे कितने मोहन को, 14,000. यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 का. याद रखो रूल को याद करो. रूल में मैंने क्या बोला था, कोई भी प्रॉफिट होएगा वो कैपिटल में जाके ऐड होएगा. तो इसमें सीधी सीधी बात तो ये हो गई कि प्लस 4,000 तो कैपिटल में ऐड होएगा ही होएगा. तो मैंने चुप करके 4,000 तो लगा दिया कैपिटल में ऐड करके.
अब क्या है, गुड्स कॉस्टिंग दिस 10,000 सोल्ड फॉर, अब गुड्स मैंने बेच दिए, कितने के थे, कॉस्टिंग कितनी कॉस्ट थी उसकी 10,000 की, टू मोहन फॉर 14,000। अब 14,000 के गुड्स बेचे तो मेरे पास 14,000 का कैश आया, ठीक है। तो यहां पे मेरा हो गया प्लस 14,000, ठीक है। अब गुड्स बेचे भी तो हैं, गुड्स गए भी तो हैं, कितने के गुड्स गए हैं, 10,000 के गुड्स। तो मेरा यहां पे जो मेरा स्टॉक में जो मेरा 25,000 पड़ा हुआ है, यहां पे मेरा हो जाएगा -10,000। समझ आया? सबसे पहली चीज, 10,000 के गुड्स जो थे वो 14,000 में बेचे, तो मतलब प्रॉफिट हुआ मेरा 4,000 का। जो भी प्रॉफिट को, जो भी इनकम, जो भी रेवेन्यू है वो मैं कैपिटल में ऐड करती हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको रूल बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे 4,000 ऐड हो गया। देन कैश में हमारे पास 14,000 आ गया। देन गया और कितने के गुड्स गए, 10,000 के, जो ऑलरेडी स्टॉक कितने के थे, मेरे पास 25,000 का स्टॉक पड़ा था, 10,000 के गुड्स चले गए। तो 14,000 माइनस 10,000 इज व्हाट, 4,000, और वहां पे 4,000 ऑलरेडी मैंने कैपिटल में ऐड किया हुआ है। सो अगेन एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस वाली ट्रांजेक्शन के बाद भी मेरी इक्वेशन सही बैठ गई। ऑल राइट, सो नेक्स्ट यहाँ पे 0 लिख लेना हर जगह जहां पे कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूं। नेक्स्ट वी हैव कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज 2,000। अब कमीशन रिसीव हुई है तो मतलब पैसा आया है मेरे पास, बट एडवांस में आ गया है। सबसे पहली चीज कमीशन मिली, अब कैश में मिली है, तो सीधा सीधा कैश को तो मैं ऐड कर ही दूं प्लस 2,000 से, भैया फटाफट से कर लो, 2,000 मेरा कैश तो बढ़ गया। अब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही कमीशन मिल गई मेरे को, उस चीज की कमीशन जिसका मुझे एक्चुअली में काम अभी करके देना है। सो दैट इज वाई दिस विल बी कॉल्ड एज माई लाइबिलिटी एज ऑफ नाउ। तो यहां पे मैं लिख दूंगी प्लस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इसको याद करने का एक तरीका है कि कुछ भी चीज एडवांस में मिल रही है, जैसे मेरे को कोई रेंट मिल गया और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो मतलब रेंट मिल गया मेरे को एडवांस में, या कोई कमीशन या कोई लेट्स से कोई इनकम मिल गई मुझे रिसीव एडवांस में मिल गई कि तुम मुझे ये वाले गुड्स जो हैं नवंबर में देने थे, बट उसकी जो इनकम है, उसकी जो अर्निंग है मेरे को मई में ही मिल गई। नवंबर की जो इनकम थी वो मुझे मई में मिल गई, तो मेरे लिए तो कैश बढ़ गया, बट वो एक लायबिलिटी भी हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे अभी वो वाला बिजनेस करके देना है, वो वाला काम करना है जिसका मुझे पैसा मिल चुका है। तो करना है तो मतलब वो मेरे लिए लायबिलिटी भी हो गई। नेक्स्ट वी हैव पेड टू राम। अब राम जो क्रेडिटर था, जिसको 25,000 रुपए गुड्स हमने परचेज करे थे, उसको पूरे के पूरे 25,000 पे कर दिए। वेरी सिंपल, पे करे, यहां पे हुआ मेरा -25,000 कैश में, और क्रेडिटर में जो मेरा 25,000 रुपए जो आ रहा था नीचे से, वो मेरा हो गया -25,000। यहां पे भी माइनस हुआ, वहां पे भी माइनस हुआ, इफेक्ट वैसे ही आ गया। कैलकुलेट करके देखोगे आंसर वही आएगा। अब बाय चांस इसमें एक मैं ट्विस्ट लाती हूँ इस वाले ट्रांजैक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अब ये 25,000 के गुड्स तो उसने लिए ही लिए थे। अब लेट्स से अब इसने बात करी राम से, जैसे मैं, अगर मेरा बिजनेस है, मैंने राम को बोला कि यार ठीक है ना, तू 25,000 मत ले, तू एक काम कर, तू 20,000 में ही सेटल कर दे। ठीक है, अब उसने बोला 20,000 के सेटल कर दे, जो भी 25,000 का क्रेडिट था तो 20,000 में कर दे प्लीज। तो अब इस केस में क्या होगा, अब क्रेडिटर में मेरा 25,000 था, उसने बोला पूरे 25,000 सेटल कर ले, तो यहाँ पे तो मैंने 25,000 माइनस कर ही दिए क्योंकि फुल सेटलमेंट मांग रही हूँ, बट उसने क्या बोला कि तू मेरे से 20,000 में कर लेना प्लीज सेटलमेंट। तो यहाँ पे मेरे माइनस हो जाएंगे 20,000, और जो 5,000 का मुझे बेनिफिट मिला है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे कैपिटल में। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए एक तरीके का बेनिफिट हो गया, इनकम होगी, एक तरीके की रेवेन्यू छूट मिल गई मेरे को, तो वो जो बेनिफिट है वो मैं कैपिटल में जाके ऐड कर दूंगी चुप करके। मैंने यहाँ पे 25,000 क्यों माइनस किया, क्योंकि उसने बोल दिया चल ठीक है, फुल सेटलमेंट 25,000 का तू माफ कर दिया तेरा, तू मुझे बस 20,000 रुपए दे दे। 20,000 गए मेरे, एक्चुअली में तो 20,000 गए ना, बट 25,000 की चीज मेरी सेटल हो गई, और यहाँ पे मेरा कैपिटल में मेरा बेनिफिट 5,000 का मुझे मिल गया। तो इसलिए अगर आप करोगे 25,000 -25,000 प्लस 5,000 कर रहे हो तो -20,000, जो कि मैंने यहाँ पे -20,000 ऑलरेडी हो रहा है। तो से therefore assets is equals to liabilities plus capital. Last we have depreciation charge किया on furniture, that is
10%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% है। अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे ही चार्ज होगा 20,000 जो भी है, 10% ऑफ 20,000 इज व्हाट 2,000, तो माइनस हो गया यहाँ पे 2,000। सिंस इट्स एन एक्सपेंस तो मेरे कैपिटल में से भी -2,000 हो जाएगा। ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे भी -2,000 हो गया, वहां पे भी -2,000 हो गया। सो देयरफॉर एसेट में मैंने कुछ माइनस करा, या इस वाली साइड पे आप ये भी कह सकते हो दिस इज LHS एंड दिस इज राइट हैंड साइड RHS, तो LHS पे मैंने कुछ -2,000 करा तो RHS पे भी कर लिया, तो अल्टीमेटली दोनों चीजें इक्वल हो गई। सो दैट इज हाउ वी डू अकाउंटिंग इक्वेशन। इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करते हैं। कह सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड से इक्वल करते हैं। बस याद रखना किसी भी ट्रांजैक्शन की दो एस्पेक्ट्स होंगे, और किस तरीके से एस्पेक्ट होंगे दिमाग लगाना। अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है उस ट्रांजैक्शन में तो स्ट्रेट अवे कैपिटल में जाके ऐड कर देना, कुछ नुकसान हो रहा है तो माइनस कर देना, ठीक है। सो ये तो बहुत इजी ट्रांजैक्शंस थी, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं थी। अब हम और ट्रांजैक्शन सॉल्व करते हैं जो थोड़ी सी टिपिकल हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव 4 more transactions। इन ट्रांजेक्शन्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आती है। एंड क्यों कंफ्यूजन आती है? बिकॉज वो रट के जाते हैं, तो भूल गए तो याद नहीं रहता। सो मैं अब आपको डिटेल में डेप्थ में समझाऊंगी क्या लॉजिक है इन सब चीज़ों का, हमने क्यों उसके ट्रांजैक्शन को, उसके एस्पेक्ट्स को यहाँ या वहाँ क्यों फिट करे और किस तरीके से करे। नंबर 1 थिंग इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि वो ड्यू तो हो गए हैं पर हमारी कंपनी ने या कंपनी ने, ओनर ने अभी तक पे नहीं करे हैं। सो अब ड्यू हो गए हैं, आई से ड्यू हो चुके हैं। अब एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी खर्चा या कोई भी रेवेन्यू जब आया है या दिया है, पैसा आया है या गया है, उसी टाइम पे ही हमें रिकॉर्ड करना है। तो इट मीन्स कि ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाने चाहिए थे, बट हमने पे नहीं करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यू हो चुके हैं, डेट आ चुकी है, तो हम उसको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। अगर आपको रूल्स याद हो, प्रिंसिपल्स याद हो, अगर आपको नहीं याद तो जाके मेरी वीडियो देखो। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब है कि ड्यू तो आ गई भैया, तारीख तो आ गई है, तुमने नहीं पे करे वो तुम्हारी गलती है। तो ये एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल में से सबसे पहली चीज माइनस होंगे, ठीक है। एंड सिंस इट्स अ लाइबिलिटी फॉर मी, लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग आगे जाके मुझे पे करने हैं, तो ये मेरे एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मैं एक हेडिंग क्रिएट कर दूंगी अंडर लाइबिलिटी साइड, और वहां पे जाके उसी अमाउंट से मैं ऐड कर दूंगी। अगर 10 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बचे हैं तो -10 यहाँ हो जाएगा, +10 यहाँ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ करा ही नहीं, RHS में क्या करा, +10 करके -10 कर दिए तो नलिफाई हो गया इफेक्ट। तो after this transaction also my assets will always be equal to liabilities plus capital। बस याद रखो मैंने कैपिटल को क्यों छेड़ा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, क्योंकि वो इस साल के एक्सपेंस है, इस साल में ही ड्यू है, मैंने पे नहीं करे। और एज पर द प्रिंसिपल्स, एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं, वो कहता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस तभी रिकॉग्नाइज कर लो जब आए हैं। तो एक्सपेंसेस उसी टाइम पे ही लिख लो जब एक्चुअली में उसकी डेट है। तो इस टाइम पे उसकी डेट आ गई है, ड्यू हो चुका है, तो मैंने कैपिटल में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वी हैव इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, दिस इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैंने वो एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए, ड्यू डेट तो अभी आई नहीं है इसमें, ड्यू डेट तो आई नहीं इसमें, तो मैंने पहले ही पे कर दिए, तो यहाँ पे मैं कैपिटल को नहीं छेड़ूंगी, तो कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक हेडिंग क्रिएट कर दूंगी। अगर 20 रुपए के प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने पे करे हैं, +20 यहाँ पे हो जाएगा, एंड यहाँ पे एक कैश का कॉलम में माइनस कैश, ऊपर प्लस कैश के कॉलम में मैं -20 कर दूंगी। तो नलिफाई हो गया, +20 -20 कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी हो गई, ठीक है। कैश में से क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि मेरा पैसा आउटफ्लो हुआ है, गया है कैश में से, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में मैंने इसलिए कैपिटल को नहीं टच किया। नेक्स्ट इज अक्रूड इनकम।
सो यहाँ पे अक्रूड इनकम पे इट मीन्स कि मैंने अपनी इनकम अर्न कर चुकी है बट अभी तक मुझे मिली ही नहीं है। तो अर्न कर ली है तो रिकॉग्नाइज कर लो। अब यहाँ पे भी मैं कैपिटल को छेड़ूंगी, क्यों? क्योंकि ये इसी साल की इनकम है। वो अलग बात है मुझे पैसा नहीं मिला बट मैं अर्न तो कर चुकी हूँ। दिस इज माई अर्नड इनकम बट नॉट येट रिसीव्ड। तो यहाँ पे मैं कैपिटल में जाके ऐड कर लूंगी जो भी, लेट्स से 50 रुपीज की अनअर्नड इनकम मुझे रिसीव होनी थी, मैं यहाँ पे 50 रुपीज ऐड कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इट इज माई एसेट। एसेट है भाई मेरे लिए अक्रूड इनकम, तो यहाँ पे मैं कर लूंगी +50, क्योंकि वो मुझे आगे जाके मिलने वाली है, इसलिए ये मेरे लिए एसेट है। मिलने वाली है, एसेट है। अगर मेरे को आगे जाके देना होता, आउटस्टैंडिंग थी ना वो फिर मेरा लाइबिलिटी बन जाता। मिल रहा है मेरे लिए, बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए मेरा एसेट में ऐड हो गया। अब यहाँ एसेट साइड में भी +50 कर लिया और राइट हैंड साइड में भी मैंने प्लस कैपिटल कर लिया। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद भी मेरे एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट वी हैव इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब रिसीव्ड इन एडवांस हुई है, इस साल की तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे भी कैपिटल को नहीं छेड़ूंगी। ये मेरी अनअर्नड इनकम है जो मैंने अभी तक अर्न ही नहीं करी है। तो यहाँ पे रिसीव हुई है तो मतलब मेरे को कैश आया है। लेट्स से 70 रुपीज की हुई है, +70 यहाँ हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड में अनअर्नड इनकम के नाम से एक हेडिंग खुल जाएगी, यहाँ पे भी +70 हो जाएगा। तो मतलब कैश आया 70 रुपीज का, तो मैंने कैश में ऐड कर लिया। मैंने यहाँ कैपिटल को नहीं टच करा क्योंकि वो इस साल की थी ही नहीं इनकम, जो मुझे पहले ही मिल गई। बट वो इनकम मुझे मिली है जिसका मुझे अभी काम करके देना है, तो इसलिए मेरे लिए एक लाइबिलिटी हो गई। देना है काम करके, अनअर्नड इनकम के नाम से मैं एक हेडिंग खोल लूंगी लाइबिलिटी साइड पे। नाउ देयरफॉर एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो दैट्स ऑल फॉर दीज 4 ट्रांजेक्शंस। बहुत ही सिंपल थी। बस एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो, जो इनकम, जो एक्सपेंस हमारी इस साल की है ही नहीं, जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुई, उसका कैपिटल के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसको ना तो हम कैपिटल में से ऐड करेंगे ना डिडक्ट करेंगे, वो कैश से ही काम होएगा। ये सिंपल वे है लर्न करने का, इसलिए हम इन सब चीज़ों की एडजस्टमेंट करते हैं अपने अकाउंटिंग में, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट, इसकी रिकॉर्डिंग करना भी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Now also if you have any doubt, you can ask me in the comment section. I would love to solve your doubts. Thank you so much guys.